नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा। इस सभा में उपस्थित इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर इंदु सिंह जी, सर्वोदय मंडल देहरादून का अध्यक्ष श्री विजू नेगी जी और उपस्थित सभी बुजुर्ग, देवियों, सज्जनों एवं प्रिय छात्र वृंद, संत विनोबा भावे जी की जन्म तिथि की पूर्व हम लोगों की स्मृति व्याख्यान की आयोजन में उपस्थित हैं और मुझे ये दायित्व दिया गया है कि एक विशेष बिंदु पर कोई बात आपके सामने रखें। विजू नेगी जी ने मुझे लिखा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विनोबा विचार की प्रासंगिकता। मैंने बिना सोचे समझे स्वीकृति तो दे दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ ये विषय में मैं क्या कह सकूँगा। जो कुछ मैं कहूँगा वो बहुत ही आपको बोरित करने वाले होंगे। पवन जी ने मेरे लंबा चौड़ा परिचय दे दिया, लेकिन एक मूल परिचय पवन जी ने नहीं दिया, वो मुझे देना पड़ेगा। मैं नितांत अनएजुकेटेड आदमी हूँ, एजुकेशन से मेरा कोई छुआ नहीं गया है। थोड़ा बहुत शिक्षा लिया है, लेकिन शिक्षा को एजुकेशन में वर्तमान में गिना नहीं जाते हैं। तो इसलिए एक अनएजुकेटेड व्यक्ति जो 7वीं शताब्दी की भारतीय सभ्यता में जीवन यापन करते हो, वो 21वीं सदी की सभी एजुकेटेड अप टू डेटेड लोगों के सामने कुछ बात करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वर्तमान क्या है, उसकी परिपेक्ष क्या है। और विनोबा विचार बहुत विशाल हैं, वो क्या है और उसकी प्रासंगिकता किस बिंदु से या किस दृष्टि से हम परीक्षा करें, शोध करें, ये सब कठिन विषय हैं। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, केवल कुछ प्रश्न आपके सामने रखूँगा जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ है उस विषय में। तो सबसे पहले, क्योंकि ये विनोबा जी की जयंती से जुड़े हुए हैं, तो विनोबा जी की व्यक्तित्व और कृतित्व की और पूर्ववक्ताओं ने बहुत कुछ कह चुका है, लेकिन उसमें मैं एक दो चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। विनोबा एक मेरे विचार में लगभग एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा है जिनको महात्मा गांधी ने विशेष रूप से विनोबा भावे कौन है, हु इज़ विनोबा भावे, उन्होंने 20 अक्टूबर 1940 में हरिजन में एक लंबा परिचय विनोबा जी का छपा है। तो वह अगर कोई भी व्यक्ति विनोबा जी का चरित्र
और जीवन वृत्तांत जानना चाहें तो उसको देखना चाहिए। उसमें गांधी जी ने सबसे पहले उनका अंडर ग्रेजुएट होने की जिक्र किया है, फिर आश्रम में कैसे आए उसका भी जिक्र किया है, और फिर आश्रम में वो क्या काम करते हैं उसका जिक्र किया है। और एक विशेष रूप से उनकी कताई का जो विशेषज्ञ, चरखा में कताई करने की अतिम सूक्ष्म और बहुत ही लंबे कताई वो कैसा करते थे, और उस कताई के साथ उनकी भावना क्या होता था, और संपूर्ण सृष्टि की जगत की जो व्यवस्था है वो कताई की दर्शन से जोड़ करके वो कैसा देखते हैं, इस पर बहुत गंभीर गांधी जी ने प्रकाश डाला है। और उसी प्रकार से आशा देवी जी के साथ विनोबा जी का क्या योगदान है वो भी प्रकाश डाला है। उसको देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत समझ सकेंगे। जैसा पूर्ववार्ता ने कहा कि गांधी जी की हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की भाषण के बाद उनका एक नई दृश्य मिला और आश्रम में चले आए। एक संस्कृत का विद्वान, परंपरा और आधुनिक दोनों शिक्षा का ग्रहण करने वाले विनोबा जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति सोच रहे थे बंगाल की सामाजिक क्रांति की धारा में जाऊं या हिमालय में संत परंपरा की साधना में जाऊं। तो गांधी के पास जाने का उनका मुख्य कारण ये था कि ये दोनों गांधी में मिलते हैं। मुझे हिमालय में जाकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, गांधी के पास रहेंगे तो वो तप आध्यात्मिक तप हो जाएंगे, और सामाजिक क्रांति के लिए भी गांधी से अच्छा और कोई नायक नहीं मिल सकता। इस दृष्टि से वो गांधी के पास गए थे। तो गांधी की बहुत सा दृष्ट विचार और परियोजनाएं हुआ करते थे, और वो बहुत ही सूत्र रूप में, संक्षिप्त रूप में देते थे, और उसको अपने अपने विषय के विद्वान लोग विस्तार करते थे और उसके शास्त्रीय के रूप में देते थे। जैसा गांधी की अर्थव्यवस्था का दर्शन था, उसको कुमारप्पा जी ने इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस में डाल करके एक विस्तार, एक विषय की रूप प्रदान किया। और उस तरह से जो गांधी जी के विचार में नवतालिंग का सिद्धांत था, उसको आयनायकम और आशा देवी दोनों ने मिल कर के, और बाद में जाकर के उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वगैरह ने उसको एक शास्त्रीय रूप दिया। और गांधी जी की सर्वदमन संभाव का जो सिद्धांत और विचार थे, उस पर कोई ऐसा सक्षम लोग नहीं थे विनोबा को छोड़ करके। विनोबा ने समस्त धर्मों की सार को अध्ययन करके वेद पर, गीता पर, उपनिषदों पर, धर्मशास्त्रों पर वेदांत पर, अवैध वेदांत पर, दमपद पर, जैन दर्शन पर बहुत सा अद्भुत ग्रंथ लिख करके यह स्थापित करने के कार्य किया। गांधी जी के सर्वदमन संभाव का सिद्धांत वो मात्र एक समन्वय करने की या समझौता करने की दृष्टि से नहीं थे, यथार्थ में यह तार्किक के कसौटी पर कसाया जा सकता है और अनुभूति की कसौटी पर कसाया जा सकता है। इसकी विस्तार विनोबा जी ने दिया।
और उसके अतिरिक्त जो विनोबा जी ने गांधी की मूल शास्त्र, जिसको हम गांधी वाङ्मय करीब 110-15 जिल्द में छपे हुए हैं, उन सब की मूल आधारभूत ग्रंथ के रूप में मैं हिंद स्वराज को मानता हूँ। और हिंद स्वराज पर टीका टिप्पणी और व्याख्यान बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जिस प्रकार से विनोबा जी ने इस पर एक अर्थ व्याख्यान के रूप में स्वराज शास्त्र लिखा है, वो अत्यंत गंभीर हैं, संक्षिप्त हैं, और जिसको अध्ययन किए बगैर गांधी की हिंद स्वराज को ठीक ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए विनोबा जी के जो स्वराज शास्त्र हैं उसको भी मैं एक प्रकार की मूल शास्त्र मानता हूँ। विनोबा वाङ्मय भी बहुत विशाल है, 19-20 जिल्द में छपे हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के विषयों पर उन्होंने अपना लिखन कार्य किया है। उन समय श्रेष्ठ के रूप में स्वराज शास्त्र हैं। स्वराज शास्त्र में एक यथार्थ में अगर कोई सच्चे स्वराज प्रजातंत्र हो सकता है तो वो कैसा होना चाहिए, मैं उसका संक्षिप्त करके लोगों को बताता हूँ। जो यथार्थ में प्रजातंत्र का अर्थ ये होना चाहिए जहाँ पर शासक और शासित के दो वर्ग का वर्गीकरण मिट जाए। शासित और शासक के जो दो वर्ग का पहचान जब तक रहेगा तब तक एक सही माने में प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की स्थापना नहीं होंगे। तीन वर्ग क्या है? एक व्यक्ति का शासन, अनेक व्यक्ति का शासन और सभी का शासन। विनोबा की तो सभी का शासन तभी हो सकता है जो शासक और शासित की वर्गीकरण समाप्त हो जाए। वह केवल स्वराज में हो सकते हैं, वह भी ग्राम स्वराज में हो सकते हैं। ग्राम स्वराज को छोड़ करके ग्राम स्वराज पर विनोबा जी का विशेष बल इसलिए देता था कि सही स्वराज एक व्यापक राष्ट्र में या एक संपूर्ण विश्व में स्थानीयकरण किए बिना हो नहीं सकता है। सभी चीज़ों को सही मायने में अगर कार्यान्वयन में करना हो तो वो स्थानीयकरण करने का, स्थानीयकरण जो है ठीक उसके विपरीत हैं हर चीज़ की वैश्विकरण जो आज हो रहा है। वैश्विकरण जहाँ पर होगा वहाँ पर कोई भी चीज़ सही या न्याय संगत होना संभव नहीं है। सही, सत्य, अहिंसा और न्याय संगत तभी होगा वह स्थानीयकरण हो, वह अकेंद्रित हो। अकेंद्रित शब्द को मैं थोड़ा बल दे करके कहता हूँ। विनोबा जी ने भी कहीं कहीं जगह कहा है, विकेंद्रित कुछ होता नहीं है। अकेंद्रित इस बात का सूचक है कि कोई चीज़ प्रारंभ से ही केंद्रित ना हो। कोई चीज़ केंद्रित करने के बाद विकेंद्रीकरण करेंगे
तो एक पत्थर को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके बांधने जैसा है, वो रहेगा पत्थर ही। तो उस प्रकार से ग्राम स्वराज को विनोबा जी ने बल दे करके कहा। तो ये विनोबा जी की व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को, और एक विनोबा जी ने अपने जीवन यात्रा में हजारों विभिन्न प्रकार के कार्य किया है। उनमें से दो चीज़ अविस्मरणीय हैं, बोदान और कंच निवारण, कंच मोतिका। ये दोनों सही स्वराज के लिए नितांत आवश्यक थे। और उसकी कहानी को भी आपको स्मरण रखना चाहिए, आप सब जानते ही होंगे। बोदान के इतना विशाल क्रांतिकारी कार्य विश्व के किसी भी इतिहास में हुआ नहीं है। भारतवर्ष में तो छोड़िए, संपूर्ण विश्व के इतिहास में इतना बड़ा क्रांतिकारी कहीं पर भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति की नायकत्व में इतना बड़ा हजारों लाखों की संख्या में बोदान हो जाए, ग्रांधम हो जाए। और कंच मोती का भी विचार बहुत ऊंचे किस्म के विचार हैं। अगर कहीं न्याय और सत्य पर आधारित कोई समाज की व्यवस्था करना हो। बोदान का विचार विनोबा जी को कैसा आया? वो प्रथम 5 वर्षीय योजना आयोग, उस समय के तत्कालीन योजना आयोग के माध्यम से तैयार किए गए थे। तो नेहरू जी ने विनोबा जी से कहा कि आप ज़रा उसको देखिए। गुजरलाल नंदा और एक और सज्जन को वो पुलिंदा लेकर के पोनार भेजा। तो विनोबा जी ने कुछ उसको बहुत ही क्या कहना चाहिए, उपहास रूप में लिया, बहुत उसको गंभीरता नहीं दिया। फिर नेहरू जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण योजना आयोग आपके साथ बैठ कर बात करेंगे। तो विनोबा जी ने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली आ जाता हूँ। तो पद यात्रा से वो दिल्ली आए। राजघाट में उनके लिए झुंपड़ी उम्पड़ी बनाया गया था। तो 3-4 दिन तक के योजना आयोग के समय प्रथम 5 वर्षीय योजना की ऊपर विनोबा जी से विमर्श किया गया। तो विनोबा जी का बहुत सरल और छोटे से बिंदु थे। 5 वर्ष की योजना में ऐसा योजना करना चाहिए, ढांचागत विकास की बातों को छोड़ करके कृषि और हथकरघा ग्राम उद्योग पर ध्यान केंद्रित करके 5 वर्ष के अंदर सभी कुशल हाथों को काम मिले। कोई भी ऐसा जनता जिसके हाथ काम करने के लिए कुशल हैं, सक्षम हैं, वो बिना काम के ना छूटे। या तो कृषि या ग्राम उद्योग, हथकरघा, ऐसा कोई न कोई काम मिलना चाहिए। योजना आयोग के सभी लोगों ने कहा कि ये 5 वर्ष में तो संभव नहीं है। हमें तो अभी सबसे पहले तो विद्युत उत्पादन करना है, डैम बनाना है, और इन सब के बिना तो ये सब के हाथों को कम देने का और कृषि और हथकरघा को, ग्राम उद्योग को महत्व देने की काम तो थोड़ा समय लगेगा। 5 या 5 वर्षीय योजना का अंतर संभव हो सकता है, उससे पहले संभव नहीं होगा। समय विनोबा जी का एक ही शब्द है, मैं गलत जगह पर चला आया। नौकरों से बात करने से तो कुछ काम बनेगा नहीं, अब मुझे समझ में आ गया। ये सारा सरकारी अधिकारी लोग थे, वो सरकारी नौकरी थे। इन नौकरों से बात करके मैं तो मालिक के पास जाऊंगा,
उनसे दान मांगूंगा, भूमि का दान मांगूंगा। तो वहाँ से उन्होंने तय किया कि वहाँ से लौट करके तुरंत सबकी हाथ में काम आवें और सबका उदय हो। ये सर्वोदय, अब सब यहाँ बैठा है, सर्वोदय का मूल अर्थ यही है कि सबका उदय हो। सबका उदय समता की दृष्टि पर हो सकता है, विषमता में सबका उदय नहीं हो सकता है। सबके साथ सबके विकास करने के लिए एक मूलभूत शर्त है कि जो नीचे वाले हैं, अंत में बैठे हुए हैं, वो आगे वाले तक पहुँचें और तब तक कि वो आगे वाले प्रतीक्षा करें। जितना भी विकास के परिकल्पना हैं इस समय, उन सब का सब जो आज यथास्थित हैं उसकी आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। आज की यथास्थिति में सब लोग एक साथ नहीं हैं। कुछ 100 योजन आगे निकला हुआ है, कुछ 100 योजन पीछे हैं, कुछ बीच में हैं। अगर कहीं दौड़ का प्रतियोगिता करना हो तो सब लोग एक साथ दौड़ करके फिर उसको कौन आगे बढ़ता है, कौन। जो अमीर हैं, जो मध्य वर्ग हैं, वो पहले ही कहीं योजना चल चुके हैं। जो यथार्थ में निदान हैं, गरीब हैं, वो एक कदम भी अभी नहीं चले हैं। जो एक कदम नहीं चले हैं उनको आगे ले करके जाएं। जो सबसे पहले वाले हैं उनके साथ तक पहुंचावें, तब तक वो प्रतीक्षा करें। इस सिद्धांत के आधार पर जो सेवा में या शिक्षा में एक प्रकार से रिजर्वेशन का जो परिकल्पना है वो भी इस आधार पर बने थे, लेकिन वो ठीक ढंग से कार्यान्वयन में नहीं हुआ। लेनिन का विचार था आगे वाले को पीछे ले आओ, अमीर लोगों से छीन लो और गरीबों को बांट दो। तो वो भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से छीना वो फिर गरीब वर्ग में चला गया। तो सबके साथ न्यायपूर्ण जो विकास होने के कार्य हैं वह एक ही प्रकार से ऐसा कार्य करना चाहिए जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण सुविधा और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करें, और तब तक जो अमीर को और अमीर होने के, जो विकसित हैं वो और विकसित होने के काम को थोड़ा विराम दें। तो ये दोनों में एक संतुलित करने की कोई उपाय सोचना चाहिए। तो ये सर्वोदय की मूल सिद्धांत में ये रहा है, लेकिन उसको कैसा कार्यान्वयन में किया जाए, आज तक किसी भी आर्थिक व्यवस्था के विषय में सोचने वाले या विकास के विषय में सोचने वाले लोगों ने बहुत गंभीरता से देखा नहीं है। यह गांधी की ट्रस्टीशिप और विनोबा की सर्वोदय की मूल विचारों को हमें फिर से गवेषणा करना होगा, देखना होगा, गंभीरता से देखना होगा, तभी जाकर के ये सर्वोदय की संभावना कैसा होगा, इस पर हमें विचार करना बहुत आवश्यक लगता है। तो इतना मैंने पहले विनोबा जी के विषय में कह दिया। अब उनके विचार के विषय में बस 2 ही शब्द कहूँगा। उनके विचार बहुत विशाल हैं, लेकिन उन्होंने खुद कई जगह कहा है, उसमें से मैं उनके विचार को
समाहित कर देता हूँ। हमारा मंत्र जय जगत, हमारा तंत्र ग्राम स्वराज, हमारा लक्ष्य विश्व शांति, ये तीनों उनकी श्रीमुख से कहे हुए एक प्रकार की नारा है, मंत्र हैं। ये जय जगत का विचार बहुत विशाल विचार है। कोई भी देश विशेष, राष्ट्र विशेष, क्षेत्र विशेष का जय की कामना रखें। जय जगत का जो शब्द हैं, यह कश्मीर की पद यात्रा में उनको बहुत लोग जय हिंद कहते थे। तो उस जय हिंद की शब्द से जय जगत का शब्द उनको सूझा। तो अगर जय हो तो सबकी एक ही जैसे जय होना चाहिए। और जय जगत तभी होगा जगत को सेज रूप में जैसा है वैसा स्थानीयकरण करके छोड़ दिया जाए, और उस स्थानीयकरण में ही एक सर्वोदय की, सबों की उदय होने की प्रक्रिया किया जाए। और उसके लिए तंत्र ग्राम स्वराज, क्योंकि जगत की जय संपूर्ण जगत की दृष्टि से हो नहीं सकता है। गांधी जी ने भी इस पर काफ़ी विस्तार से मेरे सपनों के भारत में लिखा है कि मैं भारत की सेवा क्यों करना चाहता हूँ, संपूर्ण विश्व की सेवा क्यों नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न से, और राष्ट्रवाद की बात नहीं है। ने कहा कि मेरे सांस्कृतिक, भाषाई और प्रवृत्ति की सारा संबंध इस देश से हैं, और इसलिए मेरे जगत के सिवा इस देश के माध्यम से होंगे, स्थानीय स्तर से ही होंगे। तो ये बहुत पुराना अंग्रेज़ की जो कहावत भी है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, क्योंकि यही संभव है। संपूर्ण विश्व के लिए हम सोचा जा सकता है, संपूर्ण विश्व के लिए हम कर कुछ नहीं सकते हैं। आज अमेरिका में तूफान आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। ना उनको खाना दे सकते हैं, ना उनको बचा सकते हैं, लेकिन उनको सहानुभूति दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं वो सही हो जाए। लेकिन यहाँ कोई कष्ट में है तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो समय जो कुछ हैं उससे करना, ये तंत्र जो है वो ग्राम स्वराज होंगे, मंत्र जो है जय जगत होंगे। ग्राम स्वराज के तंत्र जय जगत के लिए होंगे, जय ग्राम के लिए नहीं होंगे। आपका उद्देश्य विश्व शांति है। विश्व शांति तभी बनेगा विश्व में कोई असंतोष वाला ना हो, कोई भूखे ना हो, कोई नंगे ना हो, कोई शिक्षा से वंचित ना हो, और कोई मकान कपड़ा की अभाव में ना हो संपूर्ण विश्व में, तभी विश्व शांति हो सकता है। उस प्रकार के विश्व शांति को लाने के लिए आप जहाँ पर हैं वहाँ पर से ही काम कर सकते हैं। ग्राम स्वराज उसके तंत्र होंगे। तो ये तीन चीज़ों में विनोबा जी ने संपूर्ण अपने जागतिक दर्शन को, और उस जागतिक दर्शन में आध्यात्मिक दर्शन भी समाहित है, संचित करके बता दिया है। अब उसको आप पूछ रहे हैं कि वर्तमान की परिपेक्ष में प्रासंगिकता है कि नहीं। वर्तमान की परिपेक्ष मुझे जानकारी नहीं है, वर्तमान कहाँ पर है, वर्तमान क्या है और उसकी क्या परिपेक्ष है। मैं केवल ये आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वर्तमान परिपेक्ष अगर आपके पास कुछ हैं, या वर्तमान में आधुनिक, अति आधुनिक और उत्तर आधुनिक के सभ्यता में तथाकथित लोग जी रहे हैं और उसको आप वर्तमान मानते हैं,
और उस वर्तमान की परिपेक्ष में विनोबा जी का विचारों का क्या प्रासंगिक हैं, अगर ये प्रश्न हो तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इस प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, इसका परीक्षा व्यक्ति के ऊपर या कुछ कुटुंब के ऊपर या समूह के ऊपर हो सकता है। संपूर्ण विश्व में कोई भी चीज़ प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है, इसका परीक्षा होना कठिन है। वर्तमान परिपेक्ष में अगर विनोबा का विचार आपसे आपके लिए प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, यदि आप ये प्रश्न पूछता हो तो मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान के परिपेक्ष में आप कहाँ हैं? वर्तमान परिपेक्ष में आपका छवि कहीं है? हमने देखा है ये वर्तमान परिपेक्ष में आपकी व्यक्तित्व या आपकी अस्मिता कहीं दिखाई देते हैं। अगर दिखाई देते हों तब फिर आप खुद जांच सकते हैं कि विनोबा जी का विचार जय जगत, विश्व शांति और ग्राम स्वराज, इससे आप कुछ लेना देना है या लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो प्रासंगिक नहीं है, कुछ लेना देना है तो प्रासंगिक है ही। लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में अधिकांश लोगों ने स्व को खो दिया है, विलुप्त हो गया है, स्व कहीं पर है नहीं। जब स्व ही नहीं है तो स्वराज के प्रश्न उठता ही नहीं है। जब स्वराज का प्रश्न नहीं उठता है तो विनोबा जी प्रासंगिक नहीं है, गांधी भी प्रासंगिक नहीं है। वो केवल स्वयं सुखाई के लिए प्रासंगिक हैं इतना कहना और जीवन में नहीं उतरना, ऐसा हो तो प्रासंगिक की प्रश्न जो है वो बेमानी हो जाता है। प्रासंगिक हर चीज़ का प्रासंगिक तभी माना जा सकता है अब अपने जीवन में उतार सकते हो, उसमें आप जी सकते हो सहज रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं, सहज रूप से उस सिद्धांत में अगर आप जी सकते हो और उसमें आपको संतुष्ट की और आत्मा तृप्त की अनुभूति ले सकते हो तो वो सिद्धांत आपके लिए प्रासंगिक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी सिद्धांत आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। ये गांधी जी का विचार हैं या विनोबा भावे के विचार हैं। मैं गांधी की, विनोबा की अनुयायी हूँ या उसके वंशज हूँ और मैं उनको आदर देता हूँ, तो इसलिए उनका विचार मेरे लिए प्रासंगिक होना चाहिए, ये आग्रह पर्याप्त नहीं है। प्रासंगिक तो तब होगा जब आप उसमें जिएंगे, उसको अपने जीवन में उतार करके अनुभूति के आधार पर उसको अनुभव करेंगे, तभी ये प्रासंगिक होगा हैं। अथवा अगर नहीं है तभी सही माने से मैं इसमें जी नहीं पा रहा हूँ, इसमें जीना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए ये मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है, ये निर्णय करने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए जीदो कृष्णमूर्ति बार बार कहा करते थे कि आपको बुद्ध ने क्या कहा है, महावीर ने क्या कहा है, वो आज के लिए क्या प्रासंगिक हैं, इसका खोजने की कोई लाभ नहीं है। अब केवल इतना देखिए कि आप उनके विचारों के साथ कितना प्रासंगिक हैं।
उसको इस तरह से देखना चाहिए कि मैं उस सिद्धांत में कहीं बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ। अगर मैं उस विचारों में और उस सिद्धांत में अपने को समन्वय नहीं कर सकता हूँ, समझौता नहीं कर सकता हूँ, तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। किसके लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन हम उस विचार के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। ये वर्तमान के शब्द हैं और विकास के शब्द हैं। ये सब ऐसा शब्द हैं जो आज के संदर्भ में बड़ा भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं, और इससे हम बहुत सावधानी से नहीं देखेंगे तो हम कहीं न कहीं भ्रमिक होने की, त्रुटि होने की संभावना बहुत बने रहते हैं। तो इसलिए मेरा पहला प्रश्न ये है कि वर्तमान परिपेक्ष में आप कोई अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्मिता का छवि कहीं दिखाई देते हैं या नहीं। भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, जीवन चरित्र की दृष्टि से, जीवन शैली की दृष्टि से आप कहीं अपने व्यक्तित्व सुरक्षित हैं या नहीं। जीवन का बाकी अंग तो बहुत स्पष्ट नहीं होता है। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अभिव्यक्त के माध्यम भाषा। भारतवर्ष में कितना लोग रह गया है भाषा की दृष्टि से स्वतंत्र हैं, स्वराज हैं। जनसाधारण में, विशेष रूप से तथाकथित एजुकेटेड में, 1 घंटा बोलना हो तो एक भी अंग्रेज का शब्द प्रयोग किया बिना बोल सकने वाला कोई है या नहीं। जो कुछ हम संप्रेषण करते हैं तो उसमें अंग्रेज के शब्दों का प्रचुर मात्रा में लाना हमारे लिए अनिवार्य नहीं, मजबूरी हो गए हैं। उसके बिना हम बोलचाल नहीं कर सकते हैं। जो भाषा ही प्रतंत्र हो गया, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण काय वाक्य चित्त 3 मिल करके एक व्यक्ति बनते हैं, और वाक्य जो हैं चित्त का एक अभिव्यक्त हैं, संप्रेषण हैं। जो भाषा बोलते हैं उससे उनकी मानसिक स्थिति, चित्त का प्रवृत्ति क्या है वो परिलक्षित होते हैं। तो चित्त और वाक्य दोनों स्वराज में नहीं है, स्व में नहीं है, स्वस्थ में नहीं है, तो शरीर मात्र स्व में होने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मैकॉले का कहना यही था, हम शरीर का रंग तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके सोच अंग्रेज की एजुकेशन के माध्यम से एकदम बदल करके एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे, बाबू वर्ग, जो हमारे लिए भारत में शासन करेगा। तो वो आज सिद्ध हुआ। भारत स्वाधीन हुए 70 वर्ष बीत गया, लेकिन भाषा की दृष्टि से, सोच की दृष्टि से, शासन की प्रणाली की दृष्टि से जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे, उसको हम यत्नपूर्वक सुरक्षित और संरक्षित रखे हुए हैं। अभी आगे भी रखा जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। कई पीढ़ी तक इसको चलते रहेंगे, वो हम अनुमान लगा सकते हैं। समय पूरा हो गए हैं। मुझे 40 मिनट बोलने के लिए कहा गया था, वो 40 मिनट पूरा हो गया है। मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे जो वक्तव्य हैं किसको अच्छा ना लगे हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जगत।